नमस्कार मित्रों, आरएसएस के मायाजाल के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं आरएसएस को लेकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर। आपको जानकारी है कि 100 साल संघ ने पूरे कर लिए। उसके अलग-अलग आयामों पर, अलग-अलग हिस्सों पर, अलग-अलग मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं दिलीप देवधर साहब के साथ। जो दिलीप देवधर साहब नागपुर में हैं और पिछले 60 साल से संघ से जुड़े रहे हैं। संघ के साथ, संघ के अंदर की बात, संघ की विचारधारा की बात, संघ के नेतृत्व के साथ उनका लगातार संपर्क रहता है। गुरुजी गोलवलकर से मोहन जी भागवत तक दिलीप देवधर साहब आरएसएस की एक-एक कदम को साथ चलते रहे। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आरएसएस को लेकर तो चर्चा हमने बहुत की है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा आजकल पॉलिटिक्स में चलता है देश में, आरएसएस एंड राहुल गांधी। राहुल गांधी जी भी बड़ा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं आरएसएस से। सच आरएसएस है। भी उतनी मोहब्बत करती है, क्या रिश्ता है ये? आपका समयानुकूल ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी नेहरू खानदान जी, और आरएसएस के संबंध तो बहुत पुराने हैं। ये जी, संबंध संघर्ष और समन्वय के है। यानी नेहरू जी के जमाने में नेहरू जी ने तो आरएसएस को बुरे ढंग से, अलग ढंग से क्रश करने के लिए बैन भी किया था, किंतु जी, उसके बावजूद 63 में 26 जनवरी को उन्होंने संघ के लोगों को परेड में बुलाया भी था। या वाजपेयी जी के बारे में उनका एक फेमस कोट है कि ये हमारे कल के नौजवान तरुण पॉलिटिशियन और ये भारत के भविष्य के पंत प्रधान, यानी अपोजिशन लीडर की एक, यानी नेहरू जी और संघ संघर्ष समन्वय का रिश्ता था। फिर जी, इंदिरा गांधी जी का भी संघर्ष समन्वय का रिश्ता था। यानी संघर्ष भी जोरदार था, इमरजेंसी तो सबको पता है। यानी इंदिरा गांधी ने क्या किया ये पूरा नोन है, किंतु इंदिरा गांधी विवेकानंद शिला स्मारक के एकनाथ जी रानडे या अलग अलग रामकृष्ण मिशन या हिंदू फोर्सेस के साथ में इंदिरा जी कनेक्टेड भी थी, तो उनके भी संबंध संघ के साथ में संघर्ष समन्वय के नोन है। अब हम राहुल जी के पिताजी पर आते। राहुल जी के पिताजी ने तो नागपुर में बाला साहब जी देवव्रत जी के साथ में 89 इलेक्शन के पहले राजीव, यानी पंतप्रधान राजीव जी का दूत, एम्बेसडर, एक सीक्रेट मीटिंग के लिए आया था। बाद में बूटा सिंह और रज्जू भैया, इनकी भी दिल्ली में मीटिंग हुई राम जन्मभूमि इशू के डील पर, तो उनके भी संबंध समन्वय और संघर्ष के थे। राजू जी की केस में मैं बोलूंगा कि जी। संघर्ष कम था, समन्वय ज्यादा था। किंतु राहुल जी के बारे में एक विचित्र 25 साल का इतिहास है। जी। यानी राहुल जी को वाजपेयी मैं जी ने, पूछना चाहता हूँ आपसे, राहुल हाँ, जी से पहले आपने राजीव जी के बारे में बड़ी बात कही कि राजीव जी का दूत देवव्रत जी से मिलने नागपुर आया। तो क्या हुआ हाँ, था उसमें? क्या ये शिलान्यास से पहले की मुलाकात है? यानी एक सीक्रेट 89 के पहले मीटिंग हुई थी। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भवानी सिंह जी राजीव जी के प्रतिनिधि करके नागपुर में सीक्रेट मीटिंग को आए थे। ये मीटिंग बनवारी लाल जी पुरोहित, उस समय कांग्रेस आय के नागपुर के खासदार थे, उन्होंने जी, ऑर्गेनाइज की थी। ये मीटिंग प्लेन थी कि 89 में आरएसएस ने राजीव जी को इलेक्शन में अगर मदद दी तो वी विल हैंड ओवर अयोध्या टू यू। एक, यानी संघ की श्रद्धा और राजीव जी का पॉलिटिक्स, और संघ ने, देवव्रत जी ने हाँ बोला था। फिर दूसरी मीटिंग बूटा सिंह होम मिनिस्टर और रज्जू भैया ने सर कार्यवाही दिल्ली में हुई, और यही पॉइंट रिपीट हुआ, डिटेल्स फाइनल हुए कि 89 में अयोध्या अगर आरएसएस को हैंडओवर होता है बाय राजीव जी, यानी उनका सरकार, तो संघ 89 में उनको इलेक्शन में मदद देगा। और यह जी, डाटा अभी इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, काफी संघ की किताबों में भी, यानी
पत्रकार लोगों की किताब में भी आ चुका है। और बनवारीलाल जी पुरोहित जिन्होंने ये दोनों मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, वो भी आज तो भाजपा में ही है, तो इसके पहले भाजपा वो में। राज्यपाल भी थे। तो जी यह इतिहास हिडन हिस्ट्री है, किंतु इसमें राजीव गांधी और आरएसएस के रिलेशन और राजीव गांधी जी का बार्गेनिंग भी दिखता है कि जी संघ की श्रद्धा राम जन्मभूमि और राजीव जी का पॉलिटिक्स की 89 में हमको सरकार फिर से आने के लिए मदद दो। तो जी। आपने पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा करके राहुल जी के पिताजी का और संघ का एक बार्गेनिंग का रिकॉर्ड मैंने आपके सामने लाया। ये तो बहुत इसमें कम क्या लोगों को यही पता है। वजह थी कि अयोध्या में से राजीव गांधी ने अपना अभियान शुरू किया था। 1989 का जो इलेक्शन कैंपेन था वो अयोध्या से शुरू किया, और फिर क्या हाँ आरएसएस ने मदद की? हाँ। तो राम राज्य का भी जो उनका जो शुरू में जो भूमिका रही, एक्चुअली पॉलिटिकली या पढ़ाई के हिसाब से बोलना तो राजीव गांधी मल्टी कम्युनल थे। वो हिंदू कार्ड भी खेलना चाहते थे, जो इंदिरा गांधी ने 1980 ऑनवर्ड शुरू किया। राजीव जी ने मिजोरम में बाइबल का भी कार्ड खेला था, और शाहबानो केस में वो मुस्लिम कार्ड भी खेलते थे। तो राजीव गांधी तो मल्टी कम्युनल थे, उनको हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन तीनों सबके का साथ। पॉलिटिक्स में यूटिलाइजेशन करना था। और अब बात राहुल जी की, तो जी राहुल जी के एंट्री से ही संघ में काफी उलट पुलट हुई है। यानी क्या, जब वाजपेयी जी ने राहुल जी को बोस्टन एयरपोर्ट के मामले में जो मदद दी, वो सुदर्शन जी, जसवंत सिंह जी या काफी संघ वाले लोगों को वो मदद पसंद नहीं थी। उनका कहना अच्छा था नहीं लगा। कि जो 3-3 टाइम हमको क्रश कर चुके, बैन लगा चुके, तो वो उनको मदद तो वाजपेयी जी ने या ब्रजेश मिश्रा जी ने देना उचित नहीं है। किंतु वाजपेयी जी ने मदद दी, ये फैक्ट है। और जिसकी वजह से बोस्टन प्रकरण से राहुल जी तो निकल गए, किंतु संघ का जो 2004 का जो वर्टिकल डिवीजन है वो राहुल जी के वजह से हुआ। सुदर्शन जी और वाजपेयी जी की जो दीवार खड़ी हुई, तो वो उसके लिए भी कारण राहुल जी का ही है। और उसके बाद में राहुल जी के बारे में बतलाना है ने, इसके पहले जो हिंदू लाइन थी नेहरू डायनास्टी की, यानी मोतीलाल जी की, जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा इंदिरा गांधी गांधी। की, राजीव गांधी की, ये हिंदू लाइन राहुल ने ऑल टुगेदर छोड़ दिया। और बाद में वो मंदिर दर्शन के नाम पर पकड़ने का भले ट्राई किया, या दत्तात्रेय गोत्र ब्राह्मण वर्ण की बात की, किंतु वो बात का मामला है। यानी उनकी शुरू से भूमिका एंटी हिंदू, एंटी आरएसएस रही। और एक हुआ, ये सच है कि 2014 से आज तक राहुल जी को मोदी जी और अमित शाह जी की वजह से जो इलेक्शन में नॉनस्टॉप जो मार खाना पड़ा, उनका पराभव हुआ, तो उनकी कटुता बढ़ते गई। और कटुता बढ़ने के नाम वजह से उनके आरएसएस पर हमले ज्यादा तेज होने लगे। आज भी तेज है। इसके पहले यानी खानदान के 3 लोगों ने, यानी नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने या राजीव जी ने आरएसएस का नाम लिया था, किंतु इतने बड़े पैमाने पर नहीं लिया था। राहुल जी के भाषण में आरएसएस का नाम ज्यादा और बीजेपी का नाम कम आता है। तो यह एक राहुल जी का हेट्रेड अगेंस्ट आरएसएस, हेट्रेड अगेंस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, यह एक आज की रियलिटी है। और उनको, उनके जो एडवाइजर है, अब अहमद पटेल तो नहीं रहे जो सोनिया जी के साथ थे, राहुल जी के जो एडवाइजर है वो जी करेक्ट सिचुएशन उनके सामने ना लाने की वजह से उनका पराभव कौन सी वजह से हो रहा है, कौन से पॉइंट में हो रहा है, उनको ध्यान में नहीं आता। और वो सिर्फ आरएसएस को नॉनस्टॉप गाली मारते रहते। इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, राजीव जी का तो आपने ही क्वेश्चन पूछ के रेफरेंस ही बाहर आ गया। यानी राजीव जी ने बीजेपी और संघ में
दीवार खड़ी करने का यशस्वी प्रयत्न किया था, किंतु राहुल नॉनस्टॉप संघ और भाजपा को नजदीक लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब एक्चुअली फैक्ट ऐसी है कि राहुल, अब मैंने आपके कल के भी वीडियो सुने, आप अलग अलग जो पत्रकार लोगों के जो वीडियो राहुल जी पर बनाते हैं, तो मेरे को कभी कभी हंसी आती है। यानी जो डायनास्टी के भक्त पत्रकार है, वो क्या चाहते हैं कि बुलक कार्ड को रबर का टायर ट्यूब लगाए, या वो चाहते कि बुलक कार्ड को एल्यूमिनियम की बॉडी दे तो दौड़ने लगेगी। किंतु बुलक कार्ड है। अब राहुल जी के बारे में बोलना हो, एम्बेसडर कार है। तो एम्बेसडर कार स्पेसशिप के साथ में, डिजिटल इंडिया के साथ में तो फाइट दे ही नहीं सकती। अब एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ऐसी है कि राहुल जी कोई भी पॉइंट रेस करते हैं तो सिचुएशन मोदी अमित शाह के लिए, यानी राहुल गांधी आप भाई मुझे मार की सिचुएशन ये दोनों के लिए तैयार करवा देते। अब अभी का लेटेस्ट उदाहरण लो, वोट चोरी। तो अमित जी ने नेहरू जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, इनकी वोट चोरी पार्लियामेंट में सबके सामने प्रेजेंट कर दी। तब वोट चोरी का मुद्दा उनको तो हेल्प नहीं दे रहा, उनके अगेंस्ट में गया। वो जितने पॉइंट रेज करते हैं, अब उनको एक पॉइंट ध्यान में नहीं आता कि उनका जो अलायंस भी बनाने का प्रयास है, वो अलायंस यह जैसे सरदार वल्लभ भाई जी ने प्रिंसली स्टेट को डिसॉल्व करके डेमोक्रेटिक इंडिया खड़ा किया करके उनका नाम अमर हो गया। अब राहुल जी के एक पॉइंट ध्यान में नहीं आता कि वो खुद डायनास्ट है, और जो बचे हुए डायनास्ट का जो अलायंस करते हैं, तो अमित शाह मोदी जी के लिए इजी हो जाता, डायनास्टी पर हमले करो, युवराज पर हमले करो, कामदार की भूमिका ले लो। ये चक्कर में राहुल जी को नॉनस्टॉप यानी मार पड़ते जा रहा है। और राहुल जी एंटी हिंदू भूमिका लेने की वजह से वो हिंदू में भी खत्म हो रहे, और मुस्लिम कम्युनिटी में भी। अब पॉइंट ध्यान में रखिए, बिहार में क्या हुआ, बंगाल में क्या होने वाला है। तो कल तक का मुस्लिम वोट बैंक का पॉलिटिक्स बीजेपी की नई स्ट्रेटेजी की वजह से उन पर बूमरैंग भी हो सकता है। तो आज मोदी जी डिजिटल इंडिया या 2047 की बात कर रहे हैं, और ये मेरे 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने देना चाहिए डिमांड करते। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता। पार्लियामेंट का सेशन तो चर्चा, एसआईआर पर चर्चा करने के लिए होता है। ये उनके पार्लियामेंट्रियन सिस्टम ध्यान में ना आने की वजह से वो नॉनस्टॉप मार खा रहे। और उनका एक है सैम पित्रोदा जैसे उनके जो एडवाइजर है, उनको इंडिया समझता ही नहीं। लास्ट टाइम सैम पित्रोदा जी का स्टेटमेंट इलेक्शन में कांग्रेस को महंगा पड़ा कि पूर्व भारत के लोग चाइनीज लोगों जैसे, ये अफ्रीकन लोगों जैसे, तो जिनको इंडिया नहीं समझता, ऐसे सैम पित्रोदा जी राहुल जी के एडवाइजर है। अब अहमद पटेल जी की वजह से सोनिया गांधी का जो सक्सेस स्टोरी था, वो सक्सेस स्टोरी बंद हो चुका है। और राहुल जी की डायनास्टी की जो हिस्ट्री है, अब राहुल जी दुनिया में अगर कोई भी नया पॉइंट भी रेज करेंगे तो अमित शाह मोदी के लिए कांग्रेस खानदान की जो हिमालयन ब्लंडर है उसकी लिस्ट सामने लाने का चांस राहुल जी उनको प्रोवाइड करते। तो मेरा तो राहुल जी को एक एडवाइस है, और ये मेरा एडवाइस आपको ताजुब होगा, नेशनल हेराल्ड में भी पब्लिश हो चुका है। नेशनल हेराल्ड ने राहुल जी के बर्थडे को मेरा एक इंटरव्यू लिया था, और वो इंटरव्यू में मैंने उनको एडवाइस दिया था कि आपको अगर इतिहास में रियली बहुत बड़ा नाम कमाना है तो आप एक काम करो, आप महात्मा गांधी हो सकते हो। महात्मा गांधी जी ने जो लास्ट विल एंड टेस्टामेंट में कांग्रेस डिसॉल्व कर दी, और लोक सेवक संघ का जो प्रारंभ का जो अनाउंसमेंट किया, राहुल जी को इलेक्शन में तो सक्सेस मिलने का सवाल ही नहीं। कांग्रेस
आज के बैकग्राउंड में 32 मुखी संघ परिवार के सामने खड़ी हो ही नहीं सकती, तो उनको एक ही चांस है कि महात्मा गांधी जी का जो लास्ट विल एंड टेस्टामेंट है, वो अगर महात्मा जी की इच्छा पूरी करे, कांग्रेस को डिसॉल्व कर दे और लोक सेवक संघ के नाम पर राहुल जी समाज सेवक बन के अगर राष्ट्र की सेवा करे, तो मेरे हिसाब से उनको फ्यूचर है। किंतु उनका कुछ हार्ड लक कि 100 साल का संघ परिवार, 32 मुखी संघ परिवार, मोदी जी जैसा ओबीसी का लीडर, अमित शाह जैसा वॉरियर, इनके अगेंस्ट में उनकी जो फाइट है, और आज कांग्रेस का बची नहीं है, कांग्रेस का कैडर नहीं है। कांग्रेस अब 28 दिसंबर बहुत जल्दी आने वाला है, तो राजीव जी का कांग्रेस सेंटिनरी में जो बंबई का भाषण है 28 दिसंबर 1985, वो 85 का। भाषण, हाँ 85 का, वो भाषण मेरे को आज राहुल जी का अपने नाम लेने की वजह से ध्यान में आ गया। उस समय राजीव जी का भाषण है, ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो। उस समय राजीव जी ने का भाषण में बतलाया, कांग्रेस अध्यक्ष और पंतप्रधान इस नाते, कि आज की कांग्रेस 100 साल होने के बाद में पावर ब्रोकर का नेटवर्क बना है, और कांग्रेस वर्कर की पीठ पर पावर ब्रोकर, जैसे घोड़े की पीठ पर घोड़ेसवार होते हैं, तो पावर ब्रोकर इनके कांग्रेस वर्कर की पीठ पर बैठे, और कांग्रेस जो फ्रीडम स्ट्रगल की कांग्रेस थी, पावर ब्रोकर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस कांग्रेस को रिवाइव करना, मैं ऑनेस्टी से पढ़ाई की वजह से बोल रहा हूं, यानी जिनको अल्विन टॉफलर पता है, तो राहुल गांधी या आज की कांग्रेस ये सेकंड वेव का फोर्स है, और मोदी, अमित शाह, आरएसएस ये थर्ड वेव का फोर्स है। तो वो जितनी ज्यादा गाली संघ को या मोदी या अमित शाह को, राहुल जी जितनी ज्यादा गाली मारेंगे, उतने वो संघ परिवार के इन ट्रू सेंस प्रचारक करके सिद्ध हो रहे। जी। सर एक चीज बताइए, राहुल जी की नाराजगी तो आपने बता दी, संघ जो है, आरएसएस जो है, वो राहुल जी को कैसे देखता है? अब आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये रियली इंपॉर्टेंट है। यानी मैंने अभी तक बतलाया, ये तो संघ वाले राहुल जी के बारे में क्या सोचते हैं, इसका मैंने जवाब दिया। अब संघ क्या सोचती, अब इसका ऑनेस्टी से मैं जवाब देता हूं। संघ डायनास्टी को या किस संघ को शत्रु बोध नहीं है, संघ किसको शत्रु मानता ही नहीं। अब संघ को शत्रु बोध ना होना ये वीकनेस है या अद्वैत तत्वज्ञान का मैनिफेस्टेशन है, ये चर्चा का विषय हो सकता है। फैक्ट है कि नेहरू गांधी डायनास्टी ने 3 टाइम संघ को बैन किया, किंतु संघ वालों के मन में इनके बारे में क्रोध नहीं है, द्वेष नहीं है। अब कुछ दिन पहले नागपुर में एक भाग संघ चालक का भाषण हुआ, वो भाग संघ चालक के भाषण का मैं इन्वर्टेड कॉमा का कोट आपको बतला रहा हूं। उन्होंने बतलाया कि नेहरू गांधी डायनास्टी, राहुल जी कितने भी हमको गाली मारे, हम उनको विरोध नहीं करते, हम उनका स्वागत करते हैं। आज उनको संघ समझ में नहीं आ रहा, भविष्य में उनको जब संघ समझ में आएगा तो राहुल जी बदल जाएंगे। नेहरू जी 63 में बदल ही गए ना, तो संघ के लोगों के मन में राहुल जी के बारे में 1% भी क्रोध नहीं है, शत्रु बोध नहीं है। शायद इसका एक रीजन हो सकता है कि हिंदुओं का जो वेदांत है, अद्वैत तत्वज्ञान है, वननेस की जो फिलॉसफी है, ये वननेस के फिलॉसफी में शत्रुबोध गायब हो जाता है, दुश्मनी गायब हो जाती है। तो संघ, जिसको संघ वालों को जो ज्यादा गाली मारता है, संघ वाले उसका मत परिवर्तन करने के लिए उसके ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं। तो राहुल जी के बारे में संघ के लोगों के मन में, मैं विथ ऑनेस्टी आपको बतला रहा हूं, 1% भी द्वेष नहीं है। सिर्फ जी।
उनको ऐसा लगता है, आप संघ की बात कर रहे पर करके बतला रहा हूं, उनको लगता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर डायनास्टी मुक्त हो जाती है तो डेमोक्रेटिक इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी, ये बायपोलर पॉलिटिकल गेम होगा जो लोकशाही के लिए आवश्यक है। तो यह आउटडेटेड डायनास्टी का पॉलिटिक्स ये हट जाए। और कुछ संघ वालों ने मेरे से बात की, उनका कहना था कि राहुल जी, अगर अच्छे अडानी अंबानी को गाली मारने के बजाय उनमें क्षमता है अडानी अंबानी बनने की, उनको फैमिली बैकग्राउंड पर है, अगर वो इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून बनते, वो इंटरनेशनल उद्योगपति बनते तो सक्सेसफुल होंगे। किंतु इंडियन पॉलिटिक्स में, और आपका कल का ही वीडियो जो मैंने सुना हुआ है कि कल के वीडियो में है कि कांग्रेस वालों में से हेडगेवार गोलवलकर निर्माण होना चाहिए। तो अब आपने राहुल जी के बारे में पूछा करके मैं संजय जी का एक किस्सा याद आया। संजय जी ने दिल्ली में भाषण दिया था इमरजेंसी में कि आरएसएस की शक्ति उनकी शाखाओं में है, हम भी कांग्रेस की शाखा शुरू करेंगे। इस पर बाला साहब देवव्रत जी को पूछा गया, मीडिया मित्रों की वजह से, दोस्तों की वजह से दोस्तों ने पूछा कि संजय जी बोल रहे कि हम भी शाखा शुरू करेंगे, तो आपकी क्या भूमिका है? तो बाला साहब देवव्रत जी ने जवाब दिया कि संजय जी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कांग्रेस की शाखा शुरू करें, क्योंकि हमारी ताकत शाखा कार्य के लिए कम पड़ रही है। जितनी ज्यादा शाखाएं शुरू होगी उतना राष्ट्र कार्य मजबूत होगा। और कांग्रेस जब शाखा मैनेजमेंट का संघ को या हिंदू समाज को एडवांटेज मिलता है तो कांग्रेस को भी मिलेगा। उन्होंने जरूर करना चाहिए। हम हमारे एक्सपर्ट उनकी शाखा चलाने के लिए उनके पास भेज सकते हैं। ये बाला साहब जी का संजय गांधी के शाखा के बैकग्राउंड पर का एक स्टेटमेंट है। तो और आपके कल की इसमें वो सिंह जी का ये है कि कांग्रेस नीड्स हेडगेवार, कांग्रेस नीड्स गोलवलकर। सच है, एक बात सच बतलाऊं क्या, संघ और भाजपा को अलग करके देखना चाहिए। और देखने में भाजपा भी अच्छा क्लियर हो जाएगा, संघ भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। संघ एक इंडिपेंडेंट फ्यूचरिस्टिक मैनेजमेंट फोर्स है। और संघ, अब मैं डीएमके की बात करता हूं, रमेश पतंगे जो समरसता मंच के फाउंडर, वो करुणानिधि जी को काफी समय मिलते थे और उनको मिलके उनका मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते थे कि आरएसएस ये मनुस्मृति वाला नहीं है, आरएसएस अपर कास्ट वाला नहीं है। आपके मन में जो दुख है हिंदू समाज के वीकनेसेस का, तो संघ के मन में भी यही दुख है। तो आप जो चाहते हैं, संघ आपका विरोधक नहीं है, हिंदू समाज के दोष है, ये फैक्ट है, ये दोष दूर करने का आप प्रयास कर रहे हैं, हम भी वही प्रयास कर रहे हैं। अगर हम साथ में आ जाएंगे तो हिंदू समाज के दोष जल्दी दूर होंगे। तो राहुल जी के बारे में संघ का पैर है। और पप्पू शब्द जो संघ में क्रिएट हुआ, तो पप्पू शब्द आप अपने नॉर्दर्न इंडिया में घर के छोटा जो स्वीट नेचर का स्वीट बॉय होता है, बच्चा होता है, मीठी बात करने वाला, उसको पप्पू कहा जाता है। तो आरएसएस का पप्पू शब्द भी द्वेषपूर्ण नहीं है, एक ग्रैंडसन की ट्रीटमेंट देने वाला है। ये मैं आपके सामने, आपके अभ्यासक लोगों के सामने बतलाना पसंद करूंगा। आखिरी सवाल, छोटा जवाब, कि आपने दो बार सरदार पटेल का जिक्र किया, आरएसएस को क्रश करने की बात की, तो आरएसएस पर बैन लगाने वाले भी सरदार पटेल थे, बैन हटाने वाले भी थे, और संविधान बनाने में भी आरएसएस का, सरदार पटेल की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने कहा कि लिखित संविधान होना चाहिए। फिर भी आरएसएस की मोहब्बत, आरएसएस बीजेपी की मोहब्बत सरदार पटेल से क्यों है? नहीं, आपका थोड़ा और जरा क्लियर कर दो प्रश्न। हम कह रहे हैं कि सरदार पटेल की बात आपने की,
सरदार हाँ पटेल ने आरएसएस को बैन किया जब वो होम मिनिस्टर थे। हाँ सरदार पटेल ने ही आरएसएस को कहा, जोर दिया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, लिखित संविधान बनाएं। आरएसएस के लिए सरदार पटेल ने कहा कि आप सामाजिक संगठन रहें, पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं हो। फिर भी आरएसएस सरदार पटेल से मोहब्बत क्यों करता? एक मिनट। आरएसएस और सरदार पटेल की जो रियल रिलेशन है वो आज भारतीय लोगों को, पत्रकारों को, राजकीय नेताओं को पता ही नहीं है। अब आपने सरदार पटेल जी का रेफरेंस दिया करके 1946 में महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर किया था, जब ये एडॉक गवर्नमेंट बनने की बात हुई थी, तब महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की व्हीकल करके कांग्रेस, मैं इसको डिसॉल्व करने जा रहा हूं और स्वतंत्र भारत में आप नई पार्टी बनाइए। तो उस समय सरदार पटेल और आरएसएस की नई पार्टी बनाने का प्लान हो चुका था। दोनों साथ में आए थे। नेहरू जी कम्युनिस्ट और मुस्लिम नेताओं की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बनने वाली थी और महात्मा गांधी जी चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बिफोर असैसिनेशन कांग्रेस को डिसॉल्व किया। किंतु बाद में नेहरू जी ने कांग्रेस डिसोल्यूशन की जगह कांग्रेस कंटिन्यूटी पसंद करके कांग्रेस को एक्सप्लॉइट किया। अब सरदार पटेल जी के रेफरेंस में, यानी बैन सरदार पटेल जी ने आरएसएस को किया, किंतु सरदार पटेल जी और आरएसएस के उस समय भी रिलेशन थे। मैं एक घटना पर आपका ध्यान खींचता हूँ। 1 नवंबर को, यानी 1947 की बात कर रहा हूँ, गांधी जी हत्या के पहले 1 नवंबर को 1 लाख स्वयंसेवक लोगों का पूना के नजदीक यूनिफॉर्म में, गुरुजी गोलवलकर उस समय सरसंघ चालक थे, 1 लाख का कैंप होने वाला था यूनिफॉर्म के स्वयंसेवकों के साथ में। उस समय ऑल इंडिया रेडियो सरदार जी के अंडर था। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज भी आई थी कि 1 नवंबर को 1 लाख लोगों का जो शिविर है उसका पटेल सरदार राज। पटेल उद्घाटन करेंगे। किंतु नेहरू जी ने मोरारजी जी के थ्रू वो कैंप की परमिशन विड्रॉ करके वो प्रोग्राम सरदार जी, यानी सरदार पटेल और संघ को नजदीक नहीं आने दिया। अगर कांग्रेस बैन होता तो आपको सरदार पटेल और आरएसएस के रियल रिलेशन क्या है, या सरदार पटेल के जितने सहकारी थे वो ध्यान में रखिए, वो भविष्य में नेहरू जी के साथ नहीं गए। ये सब जितने सहकारी थे, तो सरदार पटेल और आरएसएस के रिलेशन सुमधुर थे। किंतु पंतप्रधान जवाहरलाल जी ने होम प्राइम मिनिस्टर की पावर में होम मिनिस्ट्री के थ्रू आरएसएस को बैन करने का पॉलिटिक्स होने की वजह से दिखने को दिखता है कि सरदार पटेल वर्सेस आरएसएस का बैन या रिलेशनशिप, किंतु इन रियलिटी सरदार पटेल और संघ के संबंध हमेशा अच्छे थे, कभी भी बिगड़े नहीं। इसीलिए आज भी जो भारत का सबसे विशाल नहीं, दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्टैचू है वो पटेल जी का जो बनाया, तो सरदार पटेल और आरएसएस में मेरी जो जानकारी है, मेरे को 1% फर्क नहीं दिखता। मैं तो एक एक कदम सामने जाके बात कर रहा हूँ। मेरे को महात्मा गांधी जी संघ के लोगों को भी ऑल द टाइम हिंदू आइकॉन, हिंदू संत ही लगते। हिंदू महासभा के लोगों की बात अलग है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेजॉरिटी नेता उस समय हिंदू माइंडेड थे। उन्होंने 1915 को हिंदू सभा भी शुरू किया था। तो नेहरू जी के अलावा कांग्रेस के मेजॉरिटी लोग यह एंटी आरएसएस कभी भी थी नहीं। अब तीसरा बैन तो नरसिंहराव जी के जमाने का है, किंतु बैन तो आप पत्रकार उस समय में थे, वो बैन तो कागज पर था। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 6 दिसंबर का क्रेडिट जितना संघ वालों को जाता है उतना ही क्रेडिट मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी के मुताबिक नरसिंहराव जी, शरद पवार उनके डिफेंस मिनिस्टर और उस समय के होम मिनिस्टर शंकरराव चौहान,
इनको भी जाता है। तो राम जन्मभूमि यह कांग्रेसी आरएसएस का प्रकल्प है, ये सिर्फ संघ का प्रकल्प नहीं है। और एक फैक्ट है, नेहरू डायनास्टी पॉलिटिक्स में बार्गेनिंग करते रहे, किंतु उनको भारत में राम मनोहर लोहिया जी का जो स्टेटमेंट है कि ईस्ट वेस्ट भारत जो जोड़ा जाता है कृष्ण जी, भगवान कृष्ण की वजह से, और साउथ नॉर्थ भारत जोड़ा जाता है राम जी की वजह से, यह पॉलिटिक्स राम मनोहर लोहिया जी का, समाजवादी लोगों का, आज के समाजवादी लोगों को भी पता नहीं, नेहरू जी को पता था, इंदिरा गांधी जी को पता था, राजीव जी को भी पता था करके वो हिंदू कार्ड भी खेलते थे। 1980 ऑनवर्ड इंदिरा गांधी, बाद में 10 साल इंदिरा जी और राजीव जी हिंदू कार्ड खेलते रहे, और राहुल जी शायद सोनिया जी की वजह से होंगे या जो कुछ है, अल्टीमेटली उनके मन में आरएसएस का और हिंदुओं का द्वेष है। और 10 साल 12 साल जो बीजेपी का वो मार खा रहे, जिसकी वजह से उनकी कटुता दैनंदिन बढ़ती जा रही है। चलिए सर, बहुत अच्छी चर्चा रही है। राहुल गांधी, राजीव गांधी और सब लोगों की चर्चा आरएसएस के बहाने से हो गई, सरदार पटेल की भी हो गई, और ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पटेल और आरएसएस के क्या संबंध रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमेशा की तरह से एक नए विषय को एक नए संदर्भों के साथ जोड़ा आरएसएस के लिए। हमारे जो दर्शक हैं वो भी इसी बात को पसंद करते हैं कि दिलीप देवधर साहब आरएसएस की नई किताब के, पुरानी किताब के नए पन्ने खोलते जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। फिर चर्चा करेंगे आरएसएस मायाजाल में किसी नए विषय पर।